नमस्कार। मैं डॉक्टर नवीन चावा, एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर व्यास मेडिकल कॉलेज जोधपुर। आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी, जिसको सीकेडी या क्रोनिक किडनी डिजीज या आम भाषा में बोलते हैं कि किडनी का पूरी तरह से बैठ जाना, उसके बारे में कुछ डिटेल में बताना चाहूँगा। सीकेडी मेनली होती है कि जो हमारी जो किडनी की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, जो अपना किडनी 24 घंटे में अपन जितना भी पानी पीते हैं, जो भी लिक्विड पीते हैं, उनमें से जो भी तरल अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको किडनी का काम होता है पेशाब के थ्रू बाहर निकालने का। लेकिन सीकेडी या फिर किडनी डिजीज की जो बीमारी होती है, उसमें किडनी की वो कार्य क्षमता है जो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी अपशिष्ट पदार्थ शरीर से किडनी के थ्रू बाहर निकलने चाहिए होते हैं, वो नहीं निकल पाते। इसमें मेनली हम लोग पेशेंट को सबसे पहले सिम्टमेटिकली अगर देखा जाए, तो मरीज इनिशियली स्टेज में जब हाई सिम्टम्स लेके आता है, तो उसमें मोस्टली पेरिफेरल एडिमा, जिसको हाथों पैरों में सूजन या चेहरे पे सूजन की समस्या लेके आता है। दूसरा जो मेन सिम्टम्स जो मरीज का होता है, अगर सीकेडी प्रोग्रेस करता है, तो उसके साथ साथ पेशेंट को कई बार सांस फूलने की दिक्कत होती है। और इसके अलावा पेशेंट को कई बार खांसी वगैरह भी रह सकती है, क्योंकि अगर पेशेंट का पानी कम निकलेगा, पेशाब कम निकलेगा, तो फेफड़ों में भी कई बार थोड़ा बहुत पानी बढ़ने की वजह से उसको खांसी या सांस की दिक्कत ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो है, पेशेंट को अगर लंबे टाइम तक किडनी की समस्या रहती है, तो जो अगला सिम्टम जिसको होता है वो मोस्ट कॉमनली जो कि अपने अपशिष्ट पदार्थ, जिसमें मेनली यूरिया अपना रिटेंशन होने लग जाता है। बेसिकली जो सीकेडी के पेशेंट्स होते हैं, वो अपने पास इनिशियली जो सबसे पहला कॉमन सिम्टम लेके आते हैं, वो होता है कि आंखों के आसपास सूजन या फिर पैरों में सूजन की कंप्लेन लेके आते हैं। इनिशियल स्टेज में जब होता है, जब माइल्ड सीकेडी के सिम्टम्स जो होते हैं, फिर जैसे जैसे सीकेडी की स्टेजिंग बढ़ती जाती है, जो कि हम आगे आपको बताएंगे इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट में, उसमें पेशेंट को आगे बढ़ के सिम्टम्स में दूसरा होता है कि सांस की दिक्कत हो सकती है, अगर वही एडिमा वाला पार्ट जो पेशेंट का अगर बढ़ता जाए और पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन, जिसको फेफड़ों में पानी बढ़ना बोलते हैं, वो होने लग जाए। तो उसके बाद अगर पेशेंट के जो यूरिया लेवल है, जो कि अपनी किडनी का मेन फंक्शनिंग होता है कि यूरिया और क्रिएटिन जो उसको क्लियर करती है किडनी, यूरिया को, एक्स्ट्रा यूरिया को बॉडी से बाहर निकालती है यूरिन के थ्रू। अगर यूरिया लेवल पेशेंट का बढ़ता जाता है, तो उसकी वजह से शुरुआत में पेशेंट को शरीर में खुजली होना, जोड़ों में थकान रहना, ऐंठन रहना, ये सारे कंप्लेन लेके मरीज आते हैं हमारे पास, अगर इनिशियल स्टेज में है तो। और उससे आगे अगर किडनी की डिजीज जो है प्रोग्रेस करती है, मान लीजिए किडनी और कम्प्लीटली बैठने लग जाए और यूरिया लेवल और ज्यादा बढ़ने लग जाए, तो उसकी वजह से मरीज कई बार बहकी बातें करना, बेहोशी जाना, चक्कर आना, सर दर्द होना, ये कंप्लेंट्स भी लेके आते हैं। इससे आगे अगर पेशेंट की किडनी की लेटर ऑन स्टेज, जिसमें और ज्यादा किडनी बैठ जाती है, यूरिन आउटपुट अगर पेशेंट का कम हो जाता है, तो पेशेंट कई बार हमारे साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के साथ भी आता है। इसमें मोस्ट फेटल जो कंडीशन होती है, वो हाइपरकैलेमिया होती है, जिसकी वजह से मरीज को छाती में दर्द या एक्यूट एमआई के सिम्टम्स भी लेके हमारे पास प्रेजेंट हो सकता है। ये छोटे मोटे कॉमन सिम्टम्स है जो मरीज कॉमनली हम लोग देखते हैं ओपीडी में या वार्ड में या आईपीडी में। कई बार इंसिडेंटल फाइंडिंग्स में भी सीकेडी पता चलती है मरीज को। इसके बाद हम देखते हैं साइंस मरीज के, जिसमें मेनली सबसे पहला हमने ईडीमा बता दिया, जो देख के ही मरीज को, जिसमें मोस्टली अगर सीकेडी के पेशेंट होते हैं, मोस्ट कॉमन फेस के, आईज के आसपास स्वेलिंग दिखती है मरीज को। और पीडल ईडीमा बहुत कॉमनली जो देखने को मिलता है पेशेंट को ऑन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट साइन जो है पेशेंट का, वो एनीमिया वाला है। पेशेंट के पेलर मिलेगा इन बल्बर इन कंजक्टा, पैल्पेबल कंजक्टिवा में। नेक्स्ट वन जो, अगर पेशेंट को अगर यूरिया लेवल ज्यादा है, उसकी वजह से पेशेंट को रैशेज वगैरह हो गए, क्योंकि ईचिंग कर करके पेशेंट खुजा खुजा के अपने को जगह जगह रैशेज मिलेंगे पेशेंट में। तो ये कॉमन कॉमन जो साइंस मरीज के हैं। और अगर पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है या फिर यूरिया लेवल बहुत ज्यादा है, तो पेशेंट अपने को ड्राउजी मिल सकता है, जीसीएस उसका लो साइड पे मिल सकता है। इसके बाद अपन जाते हैं मरीज के मेनली इवेल्यूशन पे, कि अगर हम लोग किडनी डिजीज सस्पेक्ट कर रहे हैं उसकी पेशेंट की, तो उसमें इसका इवेल्यूएट कैसे करना है, इसको आगे इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो किडनी फंक्शन टेस्ट है। उसके थ्रू अपन जीएफआर कैलकुलेट करते हैं मरीज की। किडनी फंक्शन टेस्ट में मेनली यूरिया, क्रिएटिनिन, अपने इलेक्ट्रोलाइट, इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड, ये लेवल्स आते हैं। इनको रूटीनली अपन इन्वेस्टिगेट करते हैं मरीज के।
इसमें जो किडनी डिजीज के पेशेंट होते हैं उनका क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया लेवल हमेशा हाई मिलता है। सोडियम लेवल कई बार लोअर साइड में मिल सकता है क्योंकि एडिमा की वजह से सूडो हाइपोनेट्रिया मिल सकता है मरीज में। नेक्स्ट जो पोटेशियम है वो हमें हमेशा हाई मिलेगा पेशेंट का, क्योंकि इनमें रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया होता है मरीजों में, सीकेडी वालों में। कैल्शियम लेवल पेशेंट के जो है अपने को कम मिल सकता है इन पेशेंटों में। उसके बाद पेशेंट का सीबीसी जो देखते हैं उसमें अपने को सीवियर एनीमिया मिलता है, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि एरिथ्रोपोइटिन जो है अपना किडनी से सीक्रेट होता है और वो जाके एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। तो अगर किडनी फंक्शनिंग डीरेंज होती है तो उसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन लेवल कम हो जाता है बॉडी में, और जो कि आगे जाके एनीमिया के कारण बनता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं किडनी की जीएफआर काउंट करते हैं, जिसके आधार पे ही अपन किडनी की जो किडनी क्राइटेरिया है उसके आधार पे अपन सीकेडी की स्टेजिंग डिसाइड करते हैं। और उसी के आधार पे अपन आगे डिसीजन लेते हैं कि मरीज को मेडिकल मैनेजमेंट में रखना है या फिर आगे हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ेगी या कितने टाइम में पड़ सकती है। फॉलोअप के लिए भी अपने पास इजी रहता है कि पेशेंट की फंक्शनिंग जो है किडनी की वो कितनी परसेंट तक है। किडनी इसमें सीएफआर में पेशेंट के अगर जो नॉर्मल आदमी होता है उसकी जीएफआर जो होती है वो 120 के अराउंड रहती है। स्टेज 1 में जो है पेशेंट की जो जीएफआर वो लो होके मोर देन 90 तक रहती है। स्टेज 2 जो सीकेडी होती है पेशेंट की, उसमें 60 to 89 तक जो जीएफआर है वो कैलकुलेटेड पेशेंट की आती है। जीएफआर ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट होती है। स्टेज 3 में दो होती है, 3A एंड 3B। 3A में जो है पेशेंट की जीएफआर जो है अपनी 45 to 59 के बीच में रहती है। स्टेज 3B में जो है जीएफआर अपनी 30 to 44 के बीच में रहती है। स्टेज जो थर्ड है उसमें पेशेंट की जीएफआर है वो 15 to 29 तक रहती है। और स्टेज 1 फोर्थ जो होती है जिसमें सीवियर किडनी डिजीज को कम्प्लीटली किडनी बैठना बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, जिसके बाद मरीज का आउटपुट बिल्कुल नील के जितना हो जाता है। उसमें पेशेंट की जो जीएफआर है वो लेस देन 15 हो जाती है। तो इसके आधार पे अपन डिसाइड करते हैं मरीज का कि अगर पेशेंट का मान लीजिए स्टेज 1 एंड 2 में है तो अपन उसको मेडिकल मैनेजमेंट रख के पेशेंट को ओवर द टाइम इवैल्यूएशन करते हैं। और उसके अलावा पेशेंट का साथ में ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करना पड़ता है अपने को, क्योंकि अगर पेशेंट सीकेडी वाले पेशेंट होते हैं उसमें हाइपरटेंशन की वजह से और ज्यादा आगे किडनी डिजीज कॉम्प्लिकेशन होने के, उसके साथ सीकेडी होने या सीवीए होने के भी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट जो है सीकेडी का इवैल्यूएशन के लिए एक यूएसजी अपन यूज करते हैं इन्वेस्टिगेशन में। इसमें किडनी साइज और किडनी की इको टेक्सचर देखी जाती है, सीएमडी भी देखी जाती है, जिसके आधार पे अपन डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का जो है वो एकेआई वाला पार्ट है या सीकेडी है। सीकेडी वाले पेशेंट में जो सीएमडी जो पेशेंट की होती है वो डिस्टॉर्टेड मिलती है। उसके बाद पेशेंट का जो मैनेजमेंट होता है उसमें सबसे पहला मैनेजमेंट होता है हाइपरटेंशन और एनीमिया का मैनेजमेंट होता है। हाइपरटेंशन के लिए अपन मोस्टली पेशेंट अगर स्टेज 1 to 2 में है तो उसमें डायबिटिक्स और इडीमा साथ में है, पेशेंट को डायबिटिक्स का यूज करते हैं। एनीमिया के लिए पेशेंट अगर हीमोग्लोबिन पेशेंट का 8 या उससे ऊपर है तो अपन इथ्रोपोइटिन देते हैं इंजेक्शन सबक्यूटेनियसली, ताकि पेशेंट का इथ्रोपोइसिस जनरेट हो गए। और अगर दूसरा कोई कारण नहीं है एनीमिया का, स्पेसिफिकली सीकेडी की वजह से ही एनीमिया है, तो उसको अपन करेक्ट करने के लिए पेशेंट को इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे पेशेंट का इरिथ्रोपोइसिस हो और उसको एनीमिया अपने आप करेक्ट हो जाए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोस्टली अपन अवॉइड करते हैं सीकेडी वाले पेशेंट में, क्योंकि अगर आगे जाके मरीज को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी तो उसमें मिसमैच होने के कंपेटिबिलिटी बढ़ जाती है, बार बार रिपीटेड क्रॉस मैच ट्रांसफ्यूजन की वजह से। तो अगर रेस्पेक्टिव अनलेस एंड अनटिल पेशेंट का हीमोग्लोबिन 6 से कम हो या फिर पेशेंट बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टोमेटिक हो या फिर कोई साथ में सेकेंडरी कोमोर्बिडिटीज हो, तो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है या फिर अपने को देना चाहिए। अदरवाइज अपने को पेशेंट का अगर एचपी 7 to 8 के बीच रहता है तो अवॉइड करना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन को। नेक्स्ट जो पार्ट है पेशेंट के केयर में, उसमें यूरिन आउटपुट मेजरमेंट का है। पेशेंट का इनटेक आउटपुट कम्प्लीटली स्ट्रिक्टली अपने को मेजरमेंट करना चाहिए। जो आउटपुट है पेशेंट का उसमें +500 से ज़्यादा अपना इनटेक नहीं रखना चाहिए पेशेंट का, अगर पेशेंट को बार बार डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर एडिमा है तो। और उसके अलावा जो रिस्क फैक्टर होते हैं सीकेडी के, उस पर अपन एक बार डिस्कस करना चाहेंगे। जो मोस्ट कॉमनली पेशेंट के रिस्क फैक्टर में फर्स्ट जो इरिवर्सिबल रिस्क फैक्टर होता है उसमें जेनेटिक कॉजेज होते हैं।
या कंजेनाइटल किडनी एनोमलीज जो होती है, ये इरिवर्सिबल रिस्क फैक्टर होते हैं पेशेंट के। इसमें इनको अपन सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर सकते हैं, बट इनको कम्प्लीटली रिवर्स करके किडनी को ठीक नहीं कर सकते। रिवर्सिबल या फिर जो अपन बोलते हैं प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर है, उसमें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और उसके अलावा जो एडिक्शंस है उसमें लाइक अल्कोहल, टॉबैको, और कोई भी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है जो पेशेंट की, या फिर ओबेसिटी है, इनकी वजह से या फिर हाइपर कोलेस्ट्रॉल लेवल है, या फिर वेस्कुलाइटिस वगैरह है, जिनकी वजह से आगे जाके पेशेंट में किडनी डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। ये सारे प्रिवेंटेबल या फिर ट्रीटेबल कॉजेज जो होते हैं पेशेंट के, इन केसेस में अपने को पेशेंट को टाइमली गाइड करना पड़ता है। पेशेंट को टाइमली एजुकेशन देनी है, उसका जो सेकेंडरी कोमोर्बिडिटी है उनको भी टाइम टू टाइम ट्रीट करना है, ताकि पेशेंट की जो सीकेडी की स्टेजिंग है वो आगे जाके सीवियर ना हो। और मोस्टली अपन ट्राई करते हैं कि मरीज को डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट तक ना पहुंचे। अंत में इस सेशन को मैं समराइज करने के लिए बताना चाहूंगा कि जो अपना पेशेंट अपने पास अगर प्राइमरी लेवल पे कभी भी कोई ईडिमा का या फिर कोई भी हाइपरटेंशन डायबिटीज का प्राइमरी कोमोर्बिड के साथ आता है, तो हमें उसको किडनी डिजीज के लिए इवेलुएट करना चाहिए। उसका बेसिक एक क्रिएटिनिन लेवल और एक जीएफआर काउंट करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज में भी कई बार ऐसी OH ड्रग्स होते हैं जो आगे जाके प्रिसिपिटेट कर देती है किडनी डिजीज को। तो हमें जीएफआर एक बेसलाइन पेशेंट की पता होनी चाहिए, ताकि अपन फॉलोअप में पेशेंट की जीएफआर काउंट करते हैं। अगर कोई ड्रग है जिसकी वजह से सीकेडी प्रिसिपिटेट हो रहा है पेशेंट में, तो हमें टाइमली ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए और उसको स्टॉप करके दूसरी ड्रग अपने को यूज करनी चाहिए जो कम नेफ्रोटॉक्सिक होगी। और पेशेंट एजुकेशन सबसे जरूरी चीज है। कई बार मरीज जो होते हैं वो किडनी डिजीज सुनते ही सीधा सोच लेते हैं कि ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन होता है या डायलिसिस ही ऑप्शन होता है। लेकिन किडनी के पेशेंट जो होते हैं उनको अपन अगर टाइमली इवेलुएट करें और सही से ट्रीटमेंट दें, तो मेडिकल मैनेजमेंट भी उनका अच्छा खासा कंट्रोल हो सकता है, और हम लोग उनको आगे प्रोग्रेशन से काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को। धन्यवाद।